हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बड़े मज़े में होंगे मुझे उम्मीद है, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप बड़ी मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग कुछ नया करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि आज मेरे हाथ में ना पेन है ना डस्टर है, तो इसका मतलब है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विदाउट पेन और विदाउट कॉपी अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करके उनको बिल्ड करके बैठे हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से बहुत सारे MCQs, बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको बिना पेन और बिना कॉपी के टैकल कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको फिजिक्स को पढ़ने के लिए या फिजिक्स के MCQ सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको किताब और कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको आपके दिमाग और आपकी आंखों की। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका दिमाग और आपकी आंखें अगर खुली हों तो आप बड़े आराम से MCQs डिस्कस कर सकते हैं। या ये कह लीजिए कि आपके दिमाग और अगर आपका आंखें दोनों खुली हैं तो आप फिजिक्स आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत मज़े के साथ पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि जब तक आप दोनों चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपकी आंखें खुली रहेंगी तो आप देखेंगे मतलब चीज़ों को जब देखेंगे तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपके दिमाग से आप उन ऑब्जर्वेशन के बेस पर कुछ सोचेंगे। और यही दो चीज़ें बस चाहिए होती हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। आपको चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करना है और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में थिंक करना है, सोचना है, ठीक है ना। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है अपना। बस जब आप चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे आपको क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप ही मिलने लगेंगे, ठीक है ना। खुद ब खुद आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिलने लगेंगे। चलिए खैर, तो आज के अपने इस वीडियो में इधर उधर की बातें ना करते हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंजॉय करिए आज का वीडियो। देखिए कितना मज़ा आने वाला है। हमें कुछ नहीं करना है, ना पेन लेना है ना कॉपी लेनी है, बस और बस आपकी उस पढ़ी हुई चीज़ों को, आपकी उन बताई हुई बातों जो आपने क्लास में अभी तक अडॉप्ट की हैं, जो आपने क्लास में अभी तक पढ़ी होंगी, जो आपने टेक्स्ट बुक से अभी तक पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने तैयार करके रखे हुए हैं, उनको हमें रिकैप्चुलाइज करना है। मतलब कहने का यह है कि आपको उन्हें रिकॉल करना है बस। और उनको रिकॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। मान लीजिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाते हैं तो दिमाग यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखिए, सबसे पहले बात आपने पढ़ा है कि चार्जिंग के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड? यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है, एक MCQ सीधे बन सकता है कि इनमें से कौन सा तरीका चार्जिंग का नहीं होता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको कहने लगा कि बताइए इस तरह से चार्जिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो आपको 3 मेथड तो ये दे देगा, चौथा कोई और एक अनदर मेथड दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए चार्जिंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ क्या किसी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के नियरर लाने पर, करीब लाने पर, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के नियरर लाने पर, करीब लाने पर क्या होता है। तो पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को करीब लाने पर, मिलाए नहीं है हमने उनको, अभी क्या नहीं किया है, एक दूसरे के साथ टच नहीं कराया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के नियर लाते हैं तो जो अनचार्ज्ड वाली बॉडी होती है तो उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के इफेक्ट में आकर डिस्प्लेस होकर के उसके इस किनारे पर आ जाते हैं जिस किनारे पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी होती है। समझ रहे ना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा ना, आपको पेन नहीं यूज़ करना है, कुछ नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आपको बैठ करके चुपचाप सुनना है और अपना दिमाग लगाना है। जो जो बातें मैं बताता जाऊंगा उन बातों के साथ साथ आपको अपना माइंड अप्लाई करना है और सोचना है कि सर जो बता रहे हैं वो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब लाया जाता है जिसमें कि एक चार्ज हो और एक अनचार्ज हो, तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब हम एक अनचार्ज बॉडी के करीब ला करके रखते हैं, मिलाया नहीं, टच नहीं कराना है, करीब ले आए, तो इसके पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस अनचार्ज्ड बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अनचार्ज क्यों है ये, अनचार्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अनचार्ज होने का मतलब होता है कि बॉडी न्यूट्रल है, और बॉडी न्यूट्रल तब होती है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बराबर होने के कारण ये जो बॉडी है आपकी, ये बॉडी न्यूट्रल हो रखी है अभी फिलहाल, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब आप इस बॉडी के करीब लाओगे तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करके उस किनारे आ जाएंगे जिस किनारे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी हुई है, क्योंकि पॉजिटिव बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगते हैं और उनके अट्रैक्शन के कारण वो यहाँ इस किनारे आके जमा हो जाएंगे। और जब इस किनारे आके जमा हो जाएंगे तो अब बीच में, क्योंकि आपने उनको टच तो कराया नहीं, बीच में हवा है और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को इधर से उधर फ्लो करने के लिए मौका नहीं देगी, तो बीच में आपको एयर मीडियम के तौर पर मिल गया। इसका मतलब है कि चार्ज अब यहाँ से जंप करके इस वाली बॉडी पर नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू चार्ज द बॉडी
टू चार्ज ए बॉडी फ्रॉम अनचार्ज, टू चार्ज एन अनचार्ज बॉडी फ्रॉम ए चार्ज बॉडी, किसी एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे विदाउट टेकिंग इन कॉन्टैक्ट दीज टू बॉडीज़, इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कॉन्टैक्ट में रखे बगैर हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से चार्ज को इस किनारे ले आओगे तो इस किनारे पर चार्ज आकर के क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्शन कहते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन्स इस किनारे आकर के डिस्प्लेस होते होते इस किनारे आगे जमा हो जाएंगे, तो इधर वाला जो हमारा पॉजिटिव चार्ज बचेगा, जो इसको न्यूट्रल करके रखे हुए था, इस अनचार्ज बॉडी में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो बराबर थे, तो इलेक्ट्रॉन सारे खिसक के एक किनारे आ गए, तो जो बचे हुए प्रोटॉन होंगे यानी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे किनारे रह जाएंगे। अब उन पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थिंग करके आप अर्थ को दे देंगे, तो अर्थ को देने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जो अब अर्थिंग को चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव सारा जो पॉजिटिव चार्ज में मौजूद था वो अर्थ को चला गया। अब आप इस चार्ज वाली बॉडी को जिसके कारण ये चार्ज इनके इन्फ्लुएंस में आके चार्ज इस किनारे आ गया था, उस वाली बॉडी को यहाँ से हटा भी लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि खिसक कर इस किनारे आए थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन वापस भागेंगे अपनी उसी जगह पर और पाएंगे कि जो न्यूट्रल करने वाले बैठे हुए पार्टिकल्स थे, हमें जो न्यूट्रल करने वाले पार्टिकल थे वो वापस चले गए, वो तो अर्थ को चले गए। और जब वो अर्थ को चले गए तो इसका मतलब इस बॉडी के पास अब क्या रह जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो खिसक के उधर चले गए, तो वही अब इस बॉडी में घूम रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ऑप्शन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और कोई और मेथड देकर, या नन ऑफ दीज। कि अगर एक चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए चार्ज कराना है, तो बताओ कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। 4 ऑप्शन हो गए, क्या क्या, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, नन ऑफ दीज। तो आप बोलेंगे इंडक्शन के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, मतलब अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई एक चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करने लगा। तो चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ आपको अगर पता है तो उनमें से आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बड़े आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे करके कि आपको कह देगा कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, पहले ऑप्शन में दे देगा। ठीक है ना, आप पैसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले लिखेगा चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, बिल्कुल आपने अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो बिल्कुल होता है। चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा दे देगा चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, बिल्कुल होता है। तीसरा दे देगा चार्ज कैन नॉट बी कंजर्व, तीसरा ऑप्शन में क्या कह दिया, चार्ज कैन नॉट बी कंजर्व। चौथे ऑप्शन में कह दिया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आप खुद बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, सोचिए आराम से। 3 सही हैं और 1 गलत है। कौन सा गलत हो गया कि उसने कहा चार्ज कैन नॉट बी कंजर्व। अरे भाई चार्ज तो कंजर्व होता है, बिल्कुल होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी एक बॉडी के चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता, बस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर एक बॉडी पे 10 कूलाम चार्ज है तो उसे किसी दूसरी बॉडी के अनचार्ज बॉडी के टच में रख देने से, अगर बिल्कुल आइडेंटिकल दूसरी बॉडी है उसके टच में रख देने से, वो 10 कूलाम का चार्ज बढ़ के 5-5 कूलाम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 कूलाम घट के 2 कूलाम रह गया। कहाँ गया पता नहीं चला, कहाँ गया, नष्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। 10 कूलाम की एक बॉडी को अगर किसी अनचार्ज बॉडी के टच में रखोगे जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी, तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज ट्रांसफर तो जरूर होगा, हाइयर चार्ज टू लोअर चार्ज, मतलब हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज ट्रांसफर तो जरूर होगा, लेकिन चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है केवल और केवल। तो चार्ज इज कंजर्व, यानी चार्ज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही कहता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चार्ज कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये सही आंसर, ये सही ऑप्शन। उसमें दिया क्या था कि चार्ज कैन नॉट बी कंजर्व, ठीक है ना, चार्ज को कंजर्व नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब वही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको रिकॉल करने हैं। आप खुद बैठिए, खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, खुद से एमसीक्यूज बनाइए, खुद से उनको सॉल्व करिए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, जब आपने बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ी होंगी, जब आपने बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए होंगे, जब आपने दिमाग से ध्यान से पढ़ी होंगी चीज़ें। अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे दे दिया द रेशियो ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिटवीन, है ना, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स का रेशियो 2 केसेस में। किन 2 केसेस में, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल, है ना, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल इन एयर एंड इन एन अनदर मीडियम। एयर या वैक्यूम में जो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है वो, और किसी अनदर मीडियम में उन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, उन दोनों का जो रेशियो होगा,
वो कितने के इक्वल होगा। मतलब अब ऑप्शन में दे दिया लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1, नाइदर इक्वल टू 1 नॉर 0 या इक्वल टू 0, ऐसे करके दे दिया। चौथा ऑप्शन दे दिया इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ गए ना आप। देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से फिर से। उसने कहा मान लो कोई दो चार्ज पार्टिकल आपके एयर में रख दिए गए हों, उनके बीच जितना फोर्स अप्लाई होगा और फिर उनको एयर के बजाय उनके बीच में कोई और अनदर मीडियम भर दिया जाए, एयर को हटाकर या फ्री स्पेस को हटाकर उसके अलावा कोई और अनदर मीडियम भर दिया जाए, तो ऐसा करने पर जो दो फोर्स लगेंगे, मतलब पहले केस में जो फोर्स लगेगा वो यानी एफ एयर और एफ मीडियम का जो रेशियो होगा वो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और इक्वल टू 0। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए। क्या करेंगे सोचिएगा। देखिए एफ एयर और एफ एम की बात कर रहा है। आप मुझे बताओ एयर में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स एयर में ज़्यादा लगता है या मीडियम में ज़्यादा लगता है। तो आप पाएंगे आपको, अब देखिए कैसे रिकॉल करना है कि यार हाँ दो फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने। एफ एयर का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एफ एम का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, एफएम का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के नीचे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कैपिटल के क्या है, कैपिटल के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के अलावा बाकी सभी मीडियम का कितना होता है 1 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि के की जो वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा होगी। तो किसी भी अनदर मीडियम में, एयर या वैक्यूम को छोड़कर अनदर मीडियम में किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कम ही होता है, मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो कम होती है। यानी अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स की बात कर रहा हूं तो एयर में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, एयर या वैक्यूम में। अगर उसके अलावा कोई और अनदर मीडियम है तो उसका फोर्स कम, कुछ ना कुछ जरूर रिड्यूस हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था कि एयर में दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स और किसी अनदर मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स का जो रेशियो है वो बताइए कि वो रेशियो आपका कितना होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0। तो अब सोच के बताओ। अभी भी मैंने आपको बता दिया, मैंने पूरा आपको क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या होना चाहिए। तो भाई हम जान गए कि एफ एयर ज़्यादा होता है, एफ मीडियम कम होता है। इसका मतलब किसी भी अनदर मीडियम में जब कम होता है, और हमसे एफ एयर अपॉन एफ एम पूछ रहा है, यानी कि एफ एयर जो चीज़ बड़ी है वो ऊपर है, जो छोटी है वो नीचे है। तो इसका मतलब बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 1। देखिए कितने मजे के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर तैयारी की है, आपने पढ़ाई की है, तो बैठकर बड़े आराम से रिवीजन हो सकता है विदाउट एनी बुक एंड पेन। मतलब वैसे तो पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किताब को अभी बंद कर दी, अब खत्म, आज का तो पढ़ना ही नहीं है किताब। अरे भाई नहीं, गलत बात। सबसे अच्छी दोस्त आपकी किताबें ही होती हैं आपकी, उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। तो आप सबसे ज़्यादा किताबों के आसपास रहिए, किताबों से पढ़िए, किताबों से समझिए। किताबों में बहुत कुछ भरा होता है, बहुत बढ़िया चीज़ें दी होती हैं। आप जब उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अंदर से आनंद फील होगा। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ जब खाली समय बैठे हैं, आप दोस्तों के पास बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो गपशप में बेहतर होगा कि गपशप आप कैसे करिए भाई। आपको तो अपने टारगेट को अचीव करना है, तो मतलब आपका हर कदम, हर लम्हा, हर टाइम, हर मिनट आपकी उसी और चलनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे वहाँ जाना है, इस जगह जाना है, तो जिस जगह आपको जाना है तो उस जगह जाने के लिए आपका हर एक मोमेंट, हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक मतलब सेकंड, और जो भी आपका कदम उठ रहा है, जो भी स्टेप उठ रहा है, वो आपकी मंजिल की तरफ ही उठना चाहिए, इससे अलावा कहीं और नहीं उठना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, लेकिन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, लेकिन उसको भी प्रोडक्टिव बना लीजिए, बड़े मज़े के साथ प्रोडक्टिव बना लीजिए। एंजॉय करिए एक दूसरे के साथ, बैठ के एक दूसरे से क्वेरी करिए, अरे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो चलिए बताते हैं, तुम बताओ ये क्या होगा, तुम बताओ ये क्या होगा। सब एक दूसरे के साथ ऐसे एंजॉय करेंगे तो क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका वो जो आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे दोस्तों के साथ वो भी हो जाएगा। मतलब दोस्तों को आपसे शिकायत भी नहीं रहेगी कि बहुत पढ़ाकू बन रहे हो, पूरे टाइम पढ़ते रहते हो, इसके बाद कुछ आते नहीं हो, कभी मिलते नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत से दोस्तों को शिकायत रहती ना अगर आप ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो। तो खैर अगर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उस समय आप ऑटो में बैठे हैं तो थिंक करिए, गाड़ी में बैठे हैं थिंक करते जाइए, कहीं जाने ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी कोई काम हो नहीं सकता तो बैठा हूँ, मजबूरी है, तो बैठ करके क्या करिए, रिकॉल करिए, खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करिए, खुद से सॉल्यूशन ढूंढिए, ठीक है ना। मतलब अपने ही दिमाग में क्वेश्चंस फ्रेम करिए। कोई एक टॉपिक उठा लीजिए कि भैया आज मैंने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप क्वेश्चन बनाते जाइए, जो आपके दिमाग में आता जा रहा है उस पर क्वेश्चन बनाते जाइए, उनके रिसोल्यूशन ढूंढते जाइए। आप बिना पेन, बिना कॉपी के आप आराम से MCQ सॉल्व कर सकेंगे बहुत मज़े के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। चलिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं, कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं। एक क्वेश्चन हमने बना लिया कूलाम्ब्स लॉ पर, वो भी कैसे, एक मीडियम में और एक अनदर मीडियम में, ठीक है ना। तो मतलब एक वैक्यूम में और एक
किसी अनदर मीडियम में दो चार्जेस रखे होंगे तो उनके बीच के फोर्स का रेशियो का मैंने फॉर्मूला बना लिया। कभी कभी ऐसे भी कह सकता है कि बस तो सिंपली क्वेश्चन बनाना पड़ जाए अगर उसको, तो क्या कहेगा कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम एंड बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन अनदर मीडियम इज, तो आप कहेंगे एफ एयर इज ग्रेटर देन एफ एम इज ग्रेटर देन एफ एयर इज इक्वल टू एफ एयर एंड नन ऑफ दीज, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1 से ज़्यादा होने के कारण जो वैल्यू इधर वाली आएगी, यानी मीडियम वाला जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कम हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और एयर में फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सा ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना पेन बिना कॉपी के अगला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, देखिए सबसे पहली बात, मान लीजिए आपसे कह दिया व्हाट हैपेंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल गेट्स डबल्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल गेट्स डबल्ड, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए जाए। द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल increases to 4 times, the force between the two charge particle decreases to 4 times, मतलब 1/4 हो जाएगा। force between the two charge particle gets 1/4 and force between the two charge particle gets doubled and the force between the two charge particle gets 1/2, मतलब हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए आप, सोचिए और मुझे जवाब दीजिए, आप आराम से जवाब दे सकेंगे, ठीक है ना। क्या कहा गया कि अगर किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो बताइए, अब 4 ऑप्शन में जो दिया गया उन चारों में फोर्स की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत फोर्स का फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं देखिए बता रहा हूँ ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसको अलग रखिए। Q1 Q2 चार्जेस में कोई बदलाव करने की बात कही नहीं है क्वेश्चन में, तो केवल डिस्टेंस के बदलने की बात की है। तो आप मुझे बताओ, उसने कहा डिस्टेंस गैस डबल, अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो बताओ डिस्टेंस जब डबल हो जाएगी, आर का स्क्वायर, नीचे क्या है आर का स्क्वायर, तो आर जब 2r हो जाएगा तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर जो डिस्टेंस पहले से मौजूद थी, अगर उसको हमने जस्ट डबल कर दिया और बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज रखे, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कैसे कैसे अंदाज में दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे जैसे मैंने आप दिए, ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन एयर व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस इज F। दो चार्ज पार्टिकल जब एक एयर के अंदर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F के इक्वल है। बताओ अगर हमने R को यानी उनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स बिकम्स, ऑप्शन में लिखा होगा F/4 4F, F/2 2F, यानी पहले F था तो अब क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा करने से डिस्टेंस को जस्ट डबल कर देते हैं, बाकी सारे फैक्टर को एज इट इज रखने थे। डिस्टेंस का स्क्वायर जब करेंगे तो डबल का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1/4 नीचे आएगा क्योंकि नीचे है स्क्वायर। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल रेडियस के स्क्वायर यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये तो बात सभी को पता होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। तो पहली बात तो जो बढ़ने वाले दो केस दे रखे थे 4F और 2F वाले, उनको तो ऐसे ही कट मार दीजिए आप। बचा आपके पास क्या 1/4F और एक आपके पास क्या बचा 4F, तो उन दोनों को चेक करिए। अब वैसे आपके पास बचा 1/4F, एक बार बचा आपके पास 1/2F, तो उन दोनों में चेक करिए कौन सा होगा, तो 1/4F आंसर होगा। समझ गए, यही सेम क्वेश्चन देखिए, एक साथ में कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप ऐसे दिमाग लगाइए और पैशंस रख के आराम से वीडियो को देखते जाइए और लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक उठाकर उस पर हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं और कितने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं और हम खुद से कैसे रिवाइज कर सकते हैं, खुद से कैसे हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। मैं इसी तरह से आपको और अनदर वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपको वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल देखते ही हो जाने वाले होते हैं उनको आप उन पर ज़्यादा समय ना गंवाएं, आप उनको देख करके तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें। और वो जो टाइम आप उधर से बचा लेंगे वो टाइम आप कहाँ पर अप्लाई करें, वही टाइम आप किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करें जहाँ थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ रहा होगा, जहाँ न्यूमेरिकल वगैरह आ रहे होंगे। ठीक इसी सेम क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, देन द फोर्स फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देते हैं और किसी और अंदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो बताइए कि फोर्स उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन में दे देगा कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा,
हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मतलब ऐसे कह रहा है कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा और या कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा कितना परसेंट रह जाएगा, कितना परसेंट हो जाए, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा बताइए। तो हमने अभी भी पता लगाया कि ऐसा करने से, डिस्टेंस को डबल कर देने से फोर्स 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है और मतलब 1/4 हो जाता है यानी 1/4 रह जाता है और 1/4 घट जाता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो 1/4 रह गया, फोर्स कितना हो गया F/4, 1/4 रह गया तो कितना घट गया होगा, 3/4 घट गया होगा, 3/4 हिस्सा घट गया होगा, तब 1/4 बचा होगा, मतलब 1/4 बचा होगा। और जब कोई चीज़ अपने आप की 1/4 रह जाती है तो समझो 25% रह जाती है, 75% घट जाती है, 70% 75% घट गई। इसका मतलब वो जो चीज़ है वो चीज़ 75% घट के केवल कितनी रह गई, 25% रह गई। तो जब हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को डबल किया तो उनके बीच की जो उनके बीच में जो फोर्स था वो 1/4 हो गया था, और 1/4 हो गया इसका मतलब 1/4 रह गया, 1/4 रह गया इसका मतलब है कि फोर्स के 1/4 रह गया, इसका मतलब 25% रह गया, इसका मतलब 75% घट गया। तो उसने हमसे पूछा था कितना परसेंट डिक्रीज हो गया। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, 25% भी ऑप्शन मिलेगा और 75% भी ऑप्शन मिलेगा। कुछ बच्चे जो ध्यान से कर रहे होंगे वो सही आंसर लगा के आएंगे, और जो लोग जरा सा भी ध्यान इधर उधर कर देंगे तो उनको लगेगा अच्छा 1/4 मतलब 25%, नहीं 1/4 मतलब 25%। अगर पूछा होता कितना परसेंट रह जाएगा, कितना परसेंट रह जाएगा, तो बोलते 25% रह जाएगा। लेकिन बोला कितना परसेंट घट जाएगा, तो कितना परसेंट घट जाएगा मतलब 1/4 रह गया, 3/4 घट गया, 75% घट जाएगा, यानी 75% घट गया होगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल gets doubled and the distance between the two charge particle gets halved। बहुत ध्यान सुनिएगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है और उन दोनों के बीच की दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया है, दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया है और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको आधा कर दिया गया है। बताइए फोर्स कितने गुना हो जाएगा, या कितना फोर्स अब कितना हो जाएगा, या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा करने से क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मैंने कहा ना, आपने कूलाम्स लो, खाली कूलाम्स लो उठाया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप बनाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। क्या कह रहा है कि भाई अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स पर क्या असर पड़ेगा अगर हमने चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और डिस्टेंस को आधा कर दिया। तो पेन नहीं उठाना है, कॉपी नहीं उठानी है, आपने दिमाग लगाना है। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब Q1 को डबल कर दिया, Q2 को डबल कर दिया, तो Q1 हो गया 2Q1, Q2 हो गया 2Q2, और R को आधा कर दिया मतलब R/2, तो R/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा R²/4। ये R²/4 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो आप मेरे को बताओ 2Q1 इंटू 2Q2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 16। इस 16 को आप बाहर निकाल लीजिए, जरा सोचिए, दिमाग से सोचते जाइएगा ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ। ये जो 16 आपका बना है, ये जो R²/4 का 4 जो नीचे था वो 4 ऊपर आ गया, वो 4 और Q1 का 2Q1 होने से 2 और Q2 का 2Q2 होने से 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 मिलकर 16, यानी 16 बाहर बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यानी जितना फोर्स पहले था वो वाला बच गया। यहाँ इधर 16 आपने साइड में ले लिया, इधर F हो गया, तो F डैश कितना हो जाएगा 16F हो जाएगा, 16F हो जाएगा। कितने मजे के साथ समझ में आ रही है बातें, ठीक है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आपको ऑप्शन में क्या दे रहेगा कि ऐसे करके लिखा रहेगा 4F 2F 16F 8F, ठीक है। तो 4F 2F 16F 8F में से आपका आंसर क्या हो जाएगा 16F, मतलब 16 गुना हो जाएगा। पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 16 गुना हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, प्रैक्टिकली भी सोचो क्यों ऐसा हुआ। अरे भाई हमने पढ़ा था चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी बढ़ता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी बढ़ेगा, यही हमसे कूलाम्स ने कहा था। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन घटेगा। और मैंने यहाँ दो काम किए हैं, एक मैंने चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना, और एक मैंने आर को क्या कर दिया घटा दिया। दोनों ही फैक्टर फोर्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज के बढ़ने से फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस के घटने से भी फोर्स बढ़ता है। इसका मतलब मैंने इसमें जो दो फैक्टर लिए थे दोनों ही फैक्टर फोर्स को बढ़ाने का काम कर रहे थे, इसलिए फोर्स तेजी से बढ़ा, 16 गुना हो गया, ठीक है ना। आपको ये जो 2
ये जो आपको 2 और हाफ दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, उनके हिसाब से भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ऐसे कर देगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 सोच के आप सोचेंगे कि 4 हो जाएगा तो 4 दे देगा, और आपको 2 और हाफ दे देगा तो आधा भी दे देगा कि हाफ हो जाएगा, और 16 भी दे देगा। तो आप सोचेंगे यार 16 तक कौन जाएगा, ये तो 2 और 2 इस सब की बातें कर रहा है क्वेश्चन में, तो 2 इस तरह का आंसर आएगा। नहीं, बिल्कुल ट्रैप में नहीं फंसना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तो मैं आपको बिना कॉपी पेन के करा रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ अगर आपको डिफिकल्ट लगती हो, यानी आप में से अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा मतलब उतना नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मतलब उतना बिना कॉपी पेन के नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपना पेन और कॉपी इस्तेमाल करिए, मैं कम मना कर रहा हूँ। ये नहीं कहा गया कि आपको पेन कॉपी आप यूज़ नहीं करना है। मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, मतलब पेन कॉपी और सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग और आंखें, बस दोनों चीज़ें आपकी खुली रहें, आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। अगर आप कहीं ऐसी जगह भी मौजूद हैं कि जहाँ आपके पास कॉपी किताब पेन मौजूद नहीं है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मजबूरन आपको मामा के बेटे की शादी में जाना पड़ गया और आप तो पढ़ाकू हैं, आप तो पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मामा की शादी में भी, मामा जी के बेटे की शादी में या मामा जी की शादी में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक तरफ अपना रसगुल्ला लीजिए, एक किनारे टेबल बैठ जाइए, रसगुल्ले के साथ साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए, आनंद आता रहेगा, आपको लगता रहेगा, आप सोचेगा, बैठ के वहाँ सोचिए ज़्यादा आप कहें सर शादी इंजॉय करेंगे कि वहाँ रसगुल्ले को खाएंगे कि यार रसगुल्ले खाना सोचेंगे, तो भाई देखो पढ़ना है तो फिर जाहिर है कि मैंने क्या कहा, आपका एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी स्टेप, ठीक है ना, एवरी सिंगल स्टेप, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी लम्हा, एवरी मोमेंट आपका आपकी मंजिल की ओर आपको लेके जाए, तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द मंजिल पे पहुंचेंगे, बहुत जल्द, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी सिर्फ जूझ रहे होंगे और आपको देख करके वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुस्कुराएंगे, यार ये कैसे हो गया, ठीक है ना। खैर चलिए, तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी से बढ़कर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, तो क्वेश्चन मान लीजिए अपने से, आप दिमाग लगाइए ना, खुद से सोचिए कि क्या क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आपसे कह देगा कि भाई बताओ, अगर मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि एक चार्ज पार्टिकल को ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, कि चार्ज पार्टिकल को ऐसे हवा में हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा, मान लीजिए उसने कहा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैं हवा में क्या करना चाहता हूँ, हवा में रोक के रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, हवा में रोक के रखना चाहता हूँ, बिल्कुल एयर में, ठीक है। और तो बताओ क्या तरीका अप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो सिंपल सा फंडा है। तो हम क्या कहेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हमें हवा में स्टेबल करना है, तो नीचे की जो प्लेट है या नीचे का जो हिस्सा है, जो फ्लोर है, उसको हमें पॉजिटिवली चार्ज करना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर आपने नीचे का हिस्सा पॉजिटिव बना दिया और हवा में कोई पॉजिटिव चार्ज लटकाने की कोशिश की, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अगर अब आपसे ये सवाल उठ गया कि भाई ये बताओ इसमें कि ये चार्ज पार्टिकल, तो अब आपको फिर यहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज आने लगती हैं, तो फिर आपको जो है ना पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप ये तो जान जाएंगे ना कम से कम कि बताओ, नीचे उसने ऐसे करके लिख दिया कि अगर मैंने हवा में एक चार्ज पार्टिकल को, किसी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हवा में लटका के रखना है, तो हवा में कोई चीज़ कैसे रुक सकती है भाई। हवा में वेट, तो आपने ऐसे वेट किसी भी बॉडी को ऐसे हवा में छोड़ा तो आप देखते हो तुरंत नीचे आ जाती है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नीचे की ओर लगेगा अर्थ का, और उसके कारण ये नीचे चलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपने उतना ही फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ इस पर लगा रही है, अगर उतना ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया, तो नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ऊपर की ओर लगेगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो बॉडी हवा में आराम से स्थिर रहेगी, ठीक है ना। बस में ना बैलेंस कर लेगी। वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना देगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि बताओ व्हाट इज द कंडीशन टू होल्ड ए टू होल्ड ए चार्ज्ड बॉल स्टेशनरी, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल स्टेशनरी इन एयर। हवा में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को स्टेशनरी रखने की क्या कंडीशन हो सकती है। एग्जाम में दे देगा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, शुड बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर कह देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर कह देगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर कह देगा कि नाइदर ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्लाइड। तो हवा में अगर किसी चीज़ को आप अर्थ पर रहते हुए अगर हवा में ऐसे कोई किसी चीज़ को आप स्टेशनरी रखना चाहते हो, तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। चौथा ऑप्शन कट मार दीजिए कि उसने कहा नो एनी
ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा, नहीं। जब हम हवा में इसको स्टेशनरी रखने की कोशिश करेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल तो लगेगा, भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे ना लगे, वो तो लगना ही लगना है। वो लगेगा तो नीचे गिरेगी बॉडी, तो उसको रोकना है तो जाहिर है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देना पड़ेगा। तो मैंने आपको देखिए कितने बढ़िया से करके 4 ऑप्शंस फ्रेम कर दिए कि अगर हम किसी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हवा में स्टेबल रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ऐसी कौन सी कंडीशंस फुलफिल करानी होंगी ताकि वो एयर में स्टेशनरी रह सके। समझ गए? तो आप बताइए क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल पुल तो रहेगा नीचे की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए ऊपर की ओर। ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगे और दोनों आपस में इक्वल हों, एक ही लाइन में हो, इक्वल हो, अपोजिट हो, एक ही लाइन में हो। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब दो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये बॉडी स्टेशनरी रहेगी, हवा में रुक जाएगी। ठीक है ना, जादू हो जाएगा, बस मेरे यहाँ जादू हो जाएगा, हवा में रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और टास्क दे करके आपको फिर अगले वीडियो के लिए वेट करना होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दो इक्वल चार्ज पार्टिकल के बीच में, है ना, दो इक्वल चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई एक थर्ड चार्ज पार्टिकल कितने मैग्नीट्यूड का और कहाँ रखा जाए। दो इक्वल चार्ज पार्टिकल, इक्वल कहने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी सेम और नेचर भी सेम। मतलब इक्वल अगर कह रहे हैं दो इक्वल चार्ज तो इसका मतलब दोनों चार्ज अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। एक का मैग्नीट्यूड 1 कूलाम है तो दूसरे का भी 1 ही कूलाम होगा। मतलब इक्वल चार्जेस तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और नेचर भी सेम होती है। तो उसने कहा दो इक्वल चार्ज पार्टिकल के बीच में कितने मैग्नीट्यूड का और कितने मैग्नीट्यूड का, किस नेचर का चार्ज पार्टिकल कहाँ रख दिया जाए ताकि वो थर्ड चार्ज पार्टिकल क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। 4 ऑप्शन दे देगा। दो चार्ज पार्टिकल, फिर कह रहा हूँ दो इक्वल चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं भी है ना, उनके बीच में जो जगह बची हुई है ना, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई जगह बची हुई है, उस जगह में कहीं भी कोई एक चार्ज पार्टिकल कितने मैग्नीट्यूड का, किस नेचर का कहाँ रखा जाए ताकि वो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल आप इनके बीच में रख रहे हैं वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले नेचर पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ चार्ज पार्टिकल रख दिया, बीच में अगर आपने रख दिया कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दो किनारों पर दो पॉजिटिव चार्ज थे, उनके बीच में आपने कोई एक थर्ड चार्ज जो रखा वो पॉजिटिव रखा, तो बताओ ये पॉजिटिव इस बीच वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस बीच वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब दोनों ही रिपेल करेंगे तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जब दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव, हाँ अब ये केस बन सकता है, चांस बन सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा उसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी हो जाएगा कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं ना भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी होता है कि वो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट मोमेंट भी 0 होना चाहिए। यहाँ मोमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, बस हम रख दे रहे हैं, तो रखने के बाद इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर नेट फोर्स उसके ऊपर 0 रहेगा। तो पहली बात तो हमें ये कंफर्म हो गया कि बीच में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगना चाहिए वो इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए, तभी एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। और दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज जब एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो बीच में जो बॉडी है वो किस में रह जाएगी, इक्विलिब्रियम में रह जाएगी। अब ऐसा करने के लिए आप क्या कंडीशंस क्रिएट करेंगे उनको आपको सोचना है। बताइए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव रख दिया तो ये इसको रिपेल, वो इसको रिपेल, अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लीजिए आप, जो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लीजिए वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का चार्ज आपने मैग्नीट्यूड इक्वल लिया है। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल लिया तो ये इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर, लेकिन कुछ भी लेने के बाद और कहाँ रख दीजिए, मिड पॉइंट पर। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैंने कोई एक चार्ज, कोई भी चार्ज, यानी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चलो नेगेटिव पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने बीच में कहीं नेगेटिव चार्ज रखा तो ये वाला पॉजिटिव उस नेगेटिव को अपनी ओर अटैक करेगा और ये वाला वो वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को अपनी ओर अटैक करेगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी रख दोगे बीच में तब भी काम बन जाएगा। चाहे अब इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अगर दो इक्वल चार्ज पार्टिकल के बीच में मिड में कहीं भी, है ना, मिड में कहीं भी, मिड पॉइंट पे नहीं कहीं भी, अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, अभी क्योंकि मैंने मिड पॉइंट अभी पता नहीं किया, लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो दोनों केस में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेगा ही लगेगा। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे आप नेगेटिव चार्ज रखो, बीच में उस पर फोर्स हमेशा अपोजिट ही लगना है। अगर आपने मान लीजिए पॉजिटिव रखा तो ये दोनों पॉजिटिव उसको ऐसे रिपेल करेंगे और अगर आपने नेगेटिव रखा तो दोनों ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कहलाएंगे तो दोनों केस में अपोजिट फोर्स ना।
चलिए फोर्स अपोजिट हो गया, तो आप इसका मतलब ये झंझट तो खत्म हो गया कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब उसने कहा कि कितने मैग्नीट्यूड का लेना चाहिए। अरे भाई अब और कहाँ लेना चाहिए, तो अगर मैग्नीट्यूड आप कुछ भी ले लें और बीच में रख दें मिड पॉइंट पर, तो पहले वाले Q से इस पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस। अगर आधे पे ले लें, मिड पॉइंट पे ले लें, तो दोनों की डिस्टेंस भी बराबर, दोनों के चार्जेस भी बराबर। इसका मतलब ये वाला चार्ज भी बीच वाले चार्ज पर सेम फोर्स लगाएगा और वो वाला चार्ज भी इस बीच वाले चार्ज पर सेम फोर्स लगाएगा, तो दोनों के फोर्स इक्वल भी हो जाएंगे, अपोजिट भी हो जाएंगे, और इसका मतलब जो बीच वाला चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखिए बिना क्वेश्चन, बिना पेन कॉपी के अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मजा आ जाता है, मतलब इससे समझ में आता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं तो जितना समझा रहा हूँ उससे कम समय में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैं तो समझाने के लिए इतना ज़्यादा बताना पड़ रहा है मुझे, अदरवाइज आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा बीच में मिड पॉइंट पे, क्योंकि दोनों बिल जब इक्वल चार्जेस होते हैं ना, तो उनके मिड पॉइंट पर अगर आप कोई एक चार्ज रख देते हो, कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर मिड पॉइंट पर रख देते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इक्वल भी होता है, अपोजिट भी होता है। और जब इक्वल और अपोजिट होगा तो इसका मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स यानी जो थर्ड चार्ज पार्टिकल था बीच वाला, उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको उसने दे दिया कि पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियरर टू द चार्ज नियरर टू द लेफ्ट हैंड तो गलत, पॉजिटिव चार्ज नियरर टू द राइट हैंड तो गलत, नेगेटिव चार्ज नियरर टू द लेफ्ट हैंड तो गलत, और कह दिया अगर पॉजिटिव चार्ज एनी पॉजिटिव चार्ज एट द मिड पॉइंट तो सही। मिड पॉइंट पर रखा होना चाहिए, और किसी भी नेचर का चार्ज हो चल जाएगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चल जाएगा, कितने भी मैग्नीट्यूड का हो चल जाएगा, क्योंकि चाहे अगर उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा तो दोनों के फोर्स बदलेंगे ना, किसी एक का तो नहीं बदलेगा ना, तो दोनों के फोर्स आपस में तब भी इक्वल और अपोजिट ही रहेंगे। और नेचर अगर बदलेगी तो तब भी तो बस एक बार में रिपल्सिव फोर्स आएगा, एक बार में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत बढ़िया से समझा होगा। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए बहुत ध्यान से। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको अब देके जा रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन फॉर ए शॉर्ट डाइपोल का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। मतलब एक शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, कल हम यहीं से डिस्कशन करेंगे या अगली वीडियो में हम इसी से डिस्कशन शुरू करेंगे। ये बातें हम, क्योंकि आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विदाउट एनी पेन विदाउट एनी कॉपी, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी कॉपी। लेकिन आपको पहले उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो क्या होगा फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने इस सीधे साधे टीचर मेंटोर को आप और लोगों के बीच में भी बताने की कोशिश करिए, उनके बीच में भी ले जाने की कोशिश करिए, ताकि उन लोगों को भी हमारे बारे में जानने का मौका मिले और हमसे कुछ फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।